नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित। पापुमपारे जिले होलोंगी क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से 2 लोगों की मौत और अन्य 3 की तलाश जारी। नाहरलगुन के ताकर कॉलोनी में भूस्खलन से 1 महिला की मौत और 3 घायल। राजधानी ईटानगर जिला उपायुक्त ने अगले 3 दिन के लिए स्कूल बंद रखने का दिया आदेश। कई दिनों से हो रही बारिश से ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट पांगिन रोड पर सिले ब्रिज के पास भूस्खलन से यातायात प्रभावित है। पासीघाट और आलो के बीच आवागमन के लिए वैकल्पिक मार्ग को खोलने का कार्य जारी। सीबू, कोरांग और पगलाम नदी में भी बाढ़ से कई गांव प्रभावित। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में 16वीं ई प्रगति की बैठक में जिला स्तर पर योजनाओं को पारदर्शिता से लागू करने और निगरानी प्रणाली को मजबूत बनाने पर हुई चर्चा। बाढ़ निगरानी और राहत बचाव कार्य को भी प्रभावी तरीके से करने और सभी जिलों में ई ऑफिस सिस्टम को 100% लागू करने का निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि भारत का दृष्टिकोण महिला विकास से बदलकर महिला नेतृत्व में विकास हो गया है। उन्होंने खाद्य सुरक्षा और स्त्री पुरुष समानता पर G7 सत्र को संबोधित करते हुए इन क्षेत्रों में भारत के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रमुख उपायों की चर्चा की, जिनमें फर्टिलाइजर्स की उपलब्धता, भारत की कृषिगत विशेषज्ञता के उपयोग की व्यवस्था प्रणाली, मोटे अनाज और वैकल्पिक खेती जैसे विकल्प शामिल है। मोदी का गर्मजोशी के साथ जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज का अभिनंदन। साल 2019 के बाद लगातार ये चौथा साल है जब भारत G7 में आमंत्रित किया गया। हालांकि साल 2020 में कोविड की वजह से G7 सम्मेलन नहीं हुआ। श्लास अल्माओ में हो रहे सम्मेलन का लक्ष्य है दुनिया में समानता की ओर प्रगति। जर्मनी की अध्यक्षता में हो रहे सम्मेलन में भारत के अलावा अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और सेनेगल जैसे लोकतांत्रिक देशों को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। G7 सम्मेलन की प्राथमिकता है आर्थिक स्थिरता, स्वास्थ्य जीवन, बेहतर भविष्य के लिए कदम। शिखर सम्मेलन के पहले सत्र, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भी शिरकत की, उसका लक्ष्य रहा जलवायु, ऊर्जा और स्वास्थ्य। प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि विश्व के विकास और पर्यावरण सुरक्षा के लक्ष्यों के टकराव की धारणा गलत है। गरीब देश और गरीब लोग पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, ये धारणा भी गलत है। भारत का सिद्धांत प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का रहा है। आज के विकास के दौर में भी भारत पर्यावरण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने बताया कि विश्व की 17% आबादी भारत में रहती है, लेकिन वैश्विक कार्बन इमिशन में योगदान सिर्फ 5% का है। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा को सर्वसुलभ बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऊर्जा पर सिर्फ अमीरों का ही प्रिविलेज नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि भारत ने घर घर LED और रसोई गैस पहुंचाकर सभी के लिए ऊर्जा सुनिश्चित की है और कार्बन उत्सर्जन को रोका है। वहीं भारत ने गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से 40% ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य 9 साल पहले ही हासिल कर लिया है। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में G7 देश भारत में निवेश करें। PPP यानी प्रो प्लेनेट पीपल को बढ़ावा देने पर भी प्रधानमंत्री का जोर रहा। प्रधानमंत्री ने भारत द्वारा वन वर्ल्ड वन हेल्थ के अप्रोच को अपनाए जाने की बात भी कही। प्रधानमंत्री ने बताया कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत की एक पहल रही और कोविड काल में इसने प्रिवेंटिव हेल्थ में एक बड़ा अहम रोल अदा किया है। सम्मेलन के आउटरीच के तहत दूसरे सत्र में भी प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। वे खाद्य सुरक्षा के अलावा लैंगिक समानता और लोकतंत्र पर आयोजित इस सत्र में भारत के प्रयासों की जानकारी। भारी बारिश से अचानक आई बाढ़ के कारण पापुमपारे जिले के बालीजान के हुतो विलेज में 4 लोगों के बह जाने की खबर है। NDRF के मुताबिक इनमें से एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है, जिसकी पहचान 19 वर्षीय हिलांगबोनी के रूप में की गई है। NDRF के जवान अन्य व्यक्तियों की तलाश में लगे हुए हैं। इधर पापुमपारे जिले के होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए निर्माणाधीन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में
भूस्खलन से 2 मजदूर दब गए, जिसमें एक की मौत हो गई और एक को एनडीआरएफ ने सुरक्षित निकाल लिया है। हो रहे भूस्खलन से राहत और बचाव कार्य के लिए मशीनों को पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। नमस्कार, मैं सचिन राणा, डिप्टी कमिश्नर पापुमपारे। एक अपडेट देना चाहता हूँ आपको होलंगी एयरपोर्ट पर जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। होलंगी एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स के लिए हम लोग वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी बना रहे हैं, जिसमें कि कुछ इलेक्ट्रो मैकेनिकल वर्क के लिए हमने कलकत्ता से 4 स्पेशलाइज लेबर को बुलाया था। वो लोग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PHE के साथ काम कर रहे थे और वहाँ पर उनका काम ऑलमोस्ट 60-70% कंप्लीट हो चुका था। बट क्या हुआ कि वो लोग वहाँ पर लेबर कैंप बना के रह रहे थे। वहाँ पर बैचलर बैरक्स बनाए हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बैचलर बैरक्स हैं, रात को वो कुछ लैंडस्लाइड के दौरान डिसमेंटल हो गए और उनके ऊपर मिट्टी आके गिर गया काफ़ी। उसमें से 4 लोग थे टोटल, तो उसमें से 2 लोग तो उसी वक्त वहाँ से निकल पाए और एक को थोड़ा पार्शली चोट लगा, तो उसको बाद में लोकल्स ने और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम ने रेस्क्यू किया। लेकिन एक जो पर्सन है वो अभी भी उसी मड स्लाइड के अंदर है और उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एयरपोर्ट अथॉरिटी का टीम और जो सबसे इम्पोर्टेंटली एनडीआरएफ का टीम है वो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा है। इतना देर होने के बाद ईटानगर राजधानी क्षेत्र के नाहरलगन के ताकर कॉलोनी में आज भूस्खलन की घटना में 36 वर्षीय महिला सांग्यो यापा की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। एनडीआरएफ के जवानों ने डिक्रोंग नदी में फंसे 5 नौजवानों को भी सुरक्षित निकाल लिया है। सर ये सब खत्म हो गया, माँ बैठी अंदर में। कई दिनों से हो रही बारिश से ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट पांगिन रोड पर सिले ब्रिज के पास भूस्खलन से इस मार्ग से यातायात प्रभावित है। जिला प्रशासन पासीघाट और आलो के बीच आवागमन के लिए वैकल्पिक मार्ग को खोलने के लिए लगा हुआ है। ईस्ट सियांग जिले के आपदा प्रबंधन अधिकारी सांगपा ताशी ने लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। पहले तो मेरा ओर से नमस्कार। मैं डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के। तो हमारा यहाँ पर आपका जैसे कि डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, तो उनके द्वारा आप लोग को हमेशा ये स्पेशली ये मानसून सीज़न में आप लोग को सूचित किया जाता है कि आप लोग कभी भी आपका नदी के किनारे ना जाए। हम लोग ने इस बार भी आपका डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस मीटिंग अभी हाल ही के दिन में हुआ है, तो हमने आपको बताया है कि यहाँ पर एडवाइजरीज आपको जारी किया हुआ है। तो उस एडवाइजरीज के मुताबिक हमने आपको सभी को अवेयरनेस करने का कोशिश किया कि आप स्पेशली ये रेनी सीज़न में और मानसून सीज़न में आप लोग ये नदी का किनारे में नहीं जाना है और उसमें फ़िशिंग कुछ भी आपका फ़िशिंग एक्टिविटीज़ हो या आपका स्विमिंग हो या बाथिंग हो या फिर आपका रिवर से जो लोग निकलना यहाँ पर काफ़ी होता है बोल के हमने सुना है, तो ये सब नहीं होना है। ये सब आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और आपका डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का ओर से आपका रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। और अगर कोई भी यहाँ पर अगर ऐसे किया हुआ देखेगा तो उनका कानून के तहत आपको संज्ञान में लेते हुए आपको आपका ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और आज भी हम लोग यहाँ देख रहे हैं, अभी जस्ट हम लोग के पीछे में अभी ये ब्रिज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स है, अभी ये गिरने वाला है। इसलिए हम लोग ने यहाँ पर ट्रैफिक भी दोनों साइड, ये पासीघाट साइड है, ये आपका पांगिन साइड है, तो दोनों ओर से आपका ट्रैफिक मूवमेंट हमने बंद करा दिया है। तो ये ब्रिज अभी कभी भी गिर सकता है ऐसे हालत में, क्योंकि आप यहाँ पीछे में देख सकते हैं यहाँ पर फ्लड वाटर इतना ज़्यादा हो गया, क्योंकि लास्ट 2-3 डेज से यहाँ पर हम लोग को कंटिन्यू हेवी रेनफॉल हो रहा है। मैं आपका ये अवेयरनेस के लिए बता दूं कि हमारा सियांग नदी भी जो कि आपका वार्निंग लेवल से पार कर चुका है, लेकिन अभी वो डेंजर लेवल को पार तो नहीं किया है। तो आप लोगों सभी के मैं आपका इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैं आपका सियांग नदी का आपका 153.90
जो उसका अगर लेवल पार होता है तो ये आपका डेंजर लेवल पार होता है। ईस्ट सियांग जिले के भारी वर्षा से सीबू कोरांग नदी का जल स्तर बढ़ने से सीबुत विलेज और पगलम नदी में बाढ़ से याकपो और तेबो एरिया में जनजीवन प्रभावित है। बाढ़ के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग NH 513 और NH 13 पर कई जगह यातायात प्रभावित है। सोमवार से हो रही मूसलाधार वर्षा से राजधानी ईटानगर के सांगे लादेन स्पोर्ट्स अकादमी मार्ग पर ब्रिज के बह जाने से सड़क संपर्क प्रभावित है। इसके आसपास के कॉलोनी में रहने वाले और सांगे लादेन स्पोर्ट्स अकादमी खिलाड़ियों और अधिकारियों को आने जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ईटानगर होलोंगी राजमार्ग के अलावा कई कॉलोनियों में भूस्खलन और जल जमाव से सामान्य जनजीवन पर असर पड़ा है। जिला उपायुक्त तालो पोतोम ने एक आदेश जारी कर एहतियात के तौर पर अगले 3 दिनों के लिए शिक्षण संस्थानों को बंद रखने को कहा है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में 16वीं ई प्रगति की बैठक में जिला स्तर पर योजनाओं को पारदर्शिता से लागू करने और निगरानी प्रणाली को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बाढ़ निगरानी और राहत बचाव कार्य को भी प्रभावी तरीके से करने को कहा। श्री खांडू ने जिला उपायुक्तों से ई ऑफिस सिस्टम को 100% लागू करने, 4G मोबाइल कनेक्टिविटी की योजनाओं को जल्द पूरा करने, मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। वस्तु एवं सेवा कर परिषद GST काउंसिल की 47वीं बैठक आज चंडीगढ़ में शुरू हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2 दिन की बैठक की अध्यक्षता कर रही है। दरों में बदलाव के लिए GST परिषद की बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, अरुणाचल के वित्त मंत्री का प्रभाव संभाल रहे उप मुख्यमंत्री चाउना मैन सहित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भाग ले रहे हैं। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी भाग ले रहे हैं। दिल्ली में पिछली बैठक में वस्त्रों पर GST दरों में बदलाव का निर्णय टाल देने की सिफारिश की गई थी। परिषद ने वस्त्रों पर 5% की दर बनाए रखने का सुझाव दिया था। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड राज्य का सबसे महत्वपूर्ण प्रगतिशील सुधार है। अपने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार की विजन को साकार करने के लिए APSSB लगातार कार्य कर रहा है। उन्होंने APSSB के अधिकारियों और कर्मियों की सराहना करते हुए सरकार की तरफ से सहयोग का आश्वासन दिया है। इधर APSSB ने 151 फॉरेस्टर और 7 गार्ड के पदों पर भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने सफल उम्मीदवारों को शुभकामनाएं दी है। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना ने नॉर्थ ईस्ट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लियामेंट्री स्टडीज ट्रेनिंग एंड रिसर्च के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। यह संस्थान पूर्वोत्तर राज्य के विधानसभाओं के अधिकारियों के प्रशिक्षण और विधायी कार्यों से जुड़े शोध के लिए प्रसिद्ध है। आदि छात्र संघ के नवनिर्वाचित सदस्यों ने राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। इस अवसर पर लोकसभा सांसद तापिर गांव भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने आदि छात्र संघ के प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं देते हुए शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों के विकास में योगदान की अपील की। ईस्ट कामेंग जिले के गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल पाबुआ के शिक्षक और छात्र स्कूल की दीवारों के सौंदर्यीकरण के साथ ही स्वच्छता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आजादी का सफर में आज हम बात करेंगे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के बारे में। आजादी का सफर की आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव का स्मरण कर रहे हैं, जिनकी आज जयंती है। PV नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को हैदराबाद के करीमनगर में हुआ था। उन्हें भारत में आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है। PV नरसिम्हा राव की शिक्षा दीक्षा उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद, बॉम्बे विश्वविद्यालय और नागपुर विश्वविद्यालय में हुई। उन्होंने हैदराबाद में
1930 के दशक के अंत में वंदे मातरम आंदोलन में भाग लिया। अपने दूर के रिश्ते के भाइयों सदाशिव राव, राजा नरेंद्र और देवुलापल्ली दामोदर राव के साथ उन्होंने एक तेलुगु साप्ताहिक काकतीय पत्रिका का संपादन किया। नरसिम्हा राव और सदाशिव राव दोनों ने इस पत्रिका के लिए जया विजया के उपनाम से लेख लिखे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नरसिम्हा राव राजनीति में आ गए और कई महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभाला। 1971 में नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कड़ाई से भूमि सुधार और भूमि सीलिंग कानून लागू किया। उन्होंने तथाकथित छोटी जातियों के लिए आरक्षण भी सुनिश्चित किया। 1977 में वे लोकसभा के लिए चुने गए और गृह मंत्रालय से लेकर रक्षा और विदेश मंत्रालय तक विभिन्न महत्वपूर्ण मंत्रालयों में कार्यरत रहे। पीवी नरसिम्हा राव 1991 में भारत के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का सफल नेतृत्व किया। भारतीय दर्शन और संस्कृति, साहित्य और राजनीतिक लेखन, भाषा ज्ञान बढ़ाने और तेलुगु और हिंदी में कविताएं लिखने में पीवी नरसिम्हा राव की विशेष रुचि थी। 9 दिसंबर 2004 को पीवी नरसिम्हा राव को दिल का दौरा पड़ा और इसके 14 दिन बाद 83 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले यानी सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम पर प्रतिबंध लगाने के संकल्प को दोहराया है। चिन्हित किए गए आइटमों पर अगले महीने की 1 तारीख से प्रतिबंध लग जाएगा। उन्होंने प्रतिबंध की समय सीमा बढ़ाने से इनकार किया। फ्रूट जूस और डेयरी उत्पाद के कुछ निर्माताओं ने समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी। मीडिया से बातचीत में श्री यादव ने कहा कि सरकार ने पहले ही 11 महीने का लंबा समय दिया था। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे। चलते चले आप सभी को बता दें कि अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।